State of motion, mass of a body is constant or finite. या all of above, all of above. State of motion, state of rest, सब के सब valid. Number 8, gravitational force between any 2 point. Mass is obey first law, second law, third law. Gravitational force हमेशा के लिए third law obey करता है, Newton's third law. Option C. Number 9, which of the following is time dependent force? Gravitational, electrostatic, impulsive या frictional force? Option number C, impulsive force. क्योंकि impulsive force बराबर है किस चीज़ के? डेल्टा P is equal to F multiplied by डेल्टा T. Impulsive force. Number 10, which of the following law explain force qualitatively? क्वालिटी जो बताता है वो न्यूटन फर्स्ट लॉ है, अगर क्वांटिटेटिव आ जाए तो सेकंड और थर्ड होगा, ठीक है। तो इसमें नंबर फर्स्ट आता है, अगर क्वांटिटेटिव आ जाए तो बोथ बी एंड सी होता, यहाँ पे क्वालिटेटिव आया है, सो ऑप्शन नंबर ए। नंबर 11, व्हेन अ बॉडी इज प्लेस्ड ऑन अ रिजिड सरफेस the body experience a force which is perpendicular to the surface in contact is called what? देखो, when a body is placed on a rigid surface, rigid surface पे हमने एक बॉडी को रख दिया, the body experience a force, अब इस बॉडी ने फोर्स को फील किया which is perpendicular to displacement, जो इसके साथ क्या हो? परपेंडिकुलर हो। जो परपेंडिकुलर हो तो क्या होगा? डायरेक्शन फोर्स होगा या नॉर्मल फोर्स होगा, ठीक है ना। अगर परपेंडिकुलर नहीं हो, पैरेलल हो, तो फिर क्या होगा? फिर फ्रिक्शनल फोर्स होगा, ठीक है। नंबर 12, which of the following explain the force quantitatively? Both B and C. न्यूटन सेकंड लॉ एंड थर्ड लॉ दोनों एक्सप्लेन कर रहे हैं। नंबर 13, द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू इलेक्ट्रॉन इज 10 पावर 43। इस फार्मूले से आप लोग फाइंड कर सकते हैं F इज इक्वल टू K Q1 Q2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर और F G इज इक्वल टू G M1 M2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर। तो ये ख़त्म हो जाएगा और यहाँ पे वैल्यू लगाए 10 पावर 43 आता है, जो 42 से मैं ख्याल देखो इसमें नहीं है ना 42, इस तरह आएगा, ठीक है। 44 भी आ सकता है, कुछ लोग 45 भी लिखता है, कुछ लोग 40 भी है, सो 40 से लेकर 45 में जो भी रेंज आ जाए, ठीक है। नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वेलोसिटी डिपेंडेंट फोर्स? ड्रैग फोर्स, क्योंकि ड्रैग फोर्स किस चीज़ के बराबर है? एफ डी इज इक्वल टू 6 पाई ईटा इंटू आर वी। ऑप्शन नंबर बी इन क्वेश्चन नंबर 14। Number 15, Newton's second law gave the measure of what? Force. न्यूटन सेकंड लॉ किस चीज़ के बारे में मेजरमेंट देता है? फोर्स के बारे में, F = ma। नंबर 16, a rocket is ejecting 0.05 kilogram of gases per second at a velocity of 400 meter per second. The accelerating force on the rocket is what? F = ma या mg की लगाएं, ठीक है। इससे वैल्यू निकाले 20 न्यूटन आ जाएगा। नंबर 17, अ बॉडी ऑफ मास 2 kg इज हंग ऑन ए स्प्रिंग बैलेंस माउंटेड वर्टिकली इन ए लिफ्ट। एक बॉडी है 2 किलो मास है, ठीक है, लिफ्ट में हम जा रहे हैं और वहाँ पे हमने क्या किया? इसको रख दिया सर। इफ द लिफ्ट मूव विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी ऑफ 2 मीटर पर सेकंड, द रीडिंग ऑन द बैलेंस विल बी व्हाट? 2 kg ही होगा, क्योंकि ये कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ जा रहा है, इसकी वजह से 2 kg होगा। अगर ये क्या हो, अगर वेलोसिटी चेंजिंग होता है और ये लिफ्ट, ये पॉइंट की तरफ देखें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये बॉडी अपवर्ड जा रहा है, इसका वेलोसिटी चेंज होता है, तो यहाँ पे मास क्या होगा? यहाँ पे वेट क्या होगा? कम होगा, डिक्रीज होगा। अगर ये ऊपर से नीचे पे आ रहा है, ठीक है, तो फिर क्या होगा? इंक्रीज होगा वेट। नंबर 18, an object with a mass 10 kg move at a constant velocity of 10 meter per second. A constant force then act for 4 seconds on the object and give it a speed of 2 meter per second in opposite direction. The acceleration produced in it is what? तो यहाँ पे ये वाला फार्मूला इस्तेमाल करें, A = del V divided by delta T, V2 या VF minus VI, यहाँ पे लगाई -2 प्लस इंटू -10 डिवाइड बाई 2, वैल्यू लगाई जो भी आता है, 3 मीटर है, -3। नंबर 19,
अ पर्सन इज स्टैंडिंग इन एन एलिवेटर, एलिवेटर तो जानते हैं ना कि नहीं जानते, लिफ्ट को हम कहते हैं, ठीक है ना। इन विच सिचुएशन ही फाइंड हिज वेट लेस देन एक्चुअल, वो कब फील करेगा कि इसका वेट कम है, जब ये अपवर्ड जा रहा है, एक जर्क ले ले तो जब ये अपवर्ड जा रहा है तो ये फील करेगा कि मेरा वेट क्या है, कम है। लेकिन ये कब फील करेगा कि मेरा वेट ज़्यादा है, जब ये डाउनवर्ड जा रहा है, ठीक है, ऊपर से नीचे आ जाता है। अच्छा, नंबर 20, द एवरेज रेजिस्टिंग फोर्स that must act on a 5 kilogram mass to reduce its speed from 65 centimeter to 15 centimeter per second in 0.2 second is what? 12.5. F is equal to ma से करें। 19 में ऑप्शन ए। Number 21, a mass is hanging on a spring balance which is kept in a lift. The lift ascends, एसेंस का मतलब क्या होता है, ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ जाता है, मतलब क्या होगा, वेलोसिटी चेंजिंग होता है, तो क्या होगा, द स्प्रिंग बैलेंस विल शो इट्स रीडिंग इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग, नो चेंज या चेंज डिपेंड ऑन वेलोसिटी। क्या होगा, शाबाश, इसका मास क्या होगा, जब ये एसेंड होता है, इंक्रीज होता है, तो मास क्या होगा, वेट क्या होगा, डिक्रीज होगा कि नहीं होगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जी 20 नंबर में क्या आपने कुछ बोला जी, जी तो इस पर भी डिपेंड करता है, लेकिन जो मेजॉरिटी जो जनरल हम ले लें तो इसका वेट जो है वो क्या होता है, डिक्रीज होता है। लेकिन बाज़ औक़ात हम कह रहे हैं डिपेंड्स ऑन वेलोसिटी की, वेलोसिटी कितना चेंज होता है। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो चेंज तो नहीं हो रहा, अगर वेलोसिटी वेरिएबल है तो फिर क्या होगा, ये चेंजेबल होगा, ठीक है। नंबर 22, द स्प्रिंग बैलेंस इनसाइड ए लिफ्ट सस्पेंड एन ऑब्जेक्ट एज द लिफ्ट बिगिन टू एसेंड, जैसे ये स्टार्ट होता है तो एक जर्क करता है कि नहीं करता। सो द रीडिंग इंडिकेट बाय द स्प्रिंग बैलेंस विल व्हाट, इंक्रीज, डिक्रीज, रिमेन अनचेंज या डिपेंड अपॉन द स्पीड ऑफ एसेंड। स्प्रिंग बैलेंस इनसाइड अ लिफ्ट सस्पेंड एन ऑब्जेक्ट, उसके साथ हमने एक ऑब्जेक्ट को सस्पेंड किया है, ठीक है। तो जब ये ऊपर जा रहा है तो इसका वेट क्या होगा, कम होगा, डिक्रीज होगा, और इसका टेंशन क्या होगा, इंक्रीज होगा। न्यूटन थर्ड लॉ, टॉपिक नंबर 5 में, स्विमिंग इज परफॉर्म्ड अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ थर्ड लॉ। व्हेन वी जंप आउट ऑफ अ बोट स्टैंडिंग ऑफ वाटर इट मूव फॉरवर्ड। आप बोट में हो, किश्ती में हो, जैसे वहाँ से जंप लगाते हो तो ये आगे की तरफ मूव होगा। ट्राई करें, सरदरियाब चले जाए, ठीक है, नौशेरा चले जाए, ट्राई करें इस पर। ऐसा ना हो कि आप जो है वो दरिया के किनारे पे नहीं, सॉरी दरिया के किनारे पे आप ये ट्राई करें, ऐसा नहीं कि दरिया की बिल्कुल मिड पॉइंट पे आप ये ट्राई करें। कैसे किश्ती में जी नहीं, आगे की तरफ मूव होता है। देखो आप इससे जंप लगाते तो आपके बारे में कहता है कि आप किस तरह डायरेक्शन में, तो आप आगे की तरफ मूव होते हैं, वो बैकवर्ड आ जाता है। नंबर 3, यू आर ए फ्रैक्शनलेस, यू आर ऑन फ्रैक्शनलेस हॉरिजॉन्टल प्लेन, हॉरिजॉन्टल प्लेन पे हो, ठीक है, फ्रैक्शनलेस सपोर्ट है, फ्रैक्शनलेस स्मूथ सरफेस है, स्मूथ बिल्कुल शीशा है, ठीक है, फ्रिक्शन इसमें नहीं है। हाउ यू कैन गेट अप if no horizontal force is exerted by pushing against the surface। अगर आप पे horizontal force exert नहीं होता, frictional force नहीं है, तो आप किस तरह आगे की तरफ या उठ जाएंगे, by jumping, जंप भी नहीं लगा सकते। क्यों, अब जंप आप तब लगाएंगे जब फ्रिक्शन हो, अब फ्रिक्शन नहीं है तो जंप नहीं लगा सकते। बाय स्प्रेडिंग, इसका एग्जैक्ट मीनिंग मुझे याद नहीं है लेकिन ये करेक्ट आंसर है इसका। बाय रोलिंग योर बॉडी ऑन अ बॉडी, शक्ल पे तावीगी का ना दासे बिया को नशे पासे दले जिस रूने पे आले दासे तावीगी पे, ठीक था। तो ऑप्शन नंबर डी, बाय रनिंग ऑन द प्लेन, रनिंग ऑन द प्लेन तब होगा जब आप उठेंगे ना, ठीक है, आप उठ नहीं सकते, ठीक है, आप रोलिंग तो नहीं कर सकते, अगर आप हाँ रोलिंग कर सकते हैं लेकिन उठ नहीं सकते, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है, बाय स्प्रेडिंग और स्नीजिंग जी। तो इससे देखो जब ऐसे हम स्नीज करें, छींक करें, तो इससे बंदा जो है वो थोड़ा सा ऊपर हो जाता है, थोड़ा सा ऊपर होता है, फिर वापस आ जाते हैं, ठीक है ना। बोर्ड 12 की भी बैकवर्ड के इंसान 12 की भी आउटवर्ड, ठीक है। नंबर 4, अमेन वाली सगूरी सर खुराक मराकते सरा वाले मंगल बैक की खुराक मराक रहा वाले मना। A man is at rest in the middle of a pond on perfectly smooth ice.
how can get himself to the shore by making use of Newton फर्स्ट ला, सेकंड ला, थर्ड ला या ऑल ऑफ द अबव। ये बिल्कुल स्मूथ आइस पे है, ये किस तरह जो है अपने आप को किनारे तक लाएगा बाय पुशिंग दियर वेव्स। ठीक है, जब ये पुश लगेगा तो वहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स आएगा, जब फ्रिक्शनल फोर्स आएगा तो क्या आएगा, न्यूटन थर्ड ला आएंगे। नंबर 5, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन लीड टू द लाइफ कंजर्वेशन ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। और ऑप्शन नंबर डी क्या है, ये सेम है वाले नवर माने रालू सो तो पई दे बता सरक लला हाँ रिफ्लेक्शन के लिए जी सबर हो कि मोहला सकली नहीं दिनों। अच्छा जी, नंबर 6, अ मैन इज सिटिंग, ऑप्शन डी 5 में ऑप्शन डी। नंबर 6, अ मैन इज सिटिंग ऑन अ बैलेंस एंड हिज वेट इज measured. If he takes a step in the left side, then weight will decrease, increase, remain same. Remain same. कुछ असर तो नहीं पड़ता उस पर। Number 7, action and reaction force act on two different bodies. Number 8, a book is lying on a table. What is the angle between the action of the book on the table and the reaction of the table on the book? 180 होगा कि नहीं होगा, अपोजिट फोर्सेस लगाएगा। ठीक है, बुक जो है हमने टेबल पे इस तरह रखा हुआ है, ये डाउनवर्ड फोर्स लगाता है और टेबल इस पे अपवर्ड फोर्स लगाते हैं, तो 180 डिग्री होगा, ऑप्शन नंबर डी। नंबर 9, when a horse pulls a wagon, the force that causes the horse to move forward is the force the ground exert on it, it exert on the ground, the wagon exert on it, या it exert on the wagon, it exert on the wagon। तब तो ये देखो, when a horse pull a wagon, ये पुल करता है, जब ये पुल करता है तो ये वैगन पे फोर्स लगाते कि नहीं लगाते। ठीक है, तो it exert on the wagon the force। Number 10, a student attempts to pull himself up by tugging on his hair, he will not succeed। tugging by on his hair का मतलब क्या है, tugging का मतलब क्या है, चेज़ानी द यख्तोन ज़ुलन करेगी। ठीक शो दासे कौले शे नन ट्राई वो के चुके मरीन ज़ुबान ज़ुलन न के गुरे चढ़ते यख्तोन सिर्फ ज़ुबान ज़ुलन के। ठीक शो, he will not succeed नहीं होता, because as the force exerted is small, force बहुत ज़्यादा कम लगता है इस वजह से। एरोप्लेन gains height on the basis of, एरोप्लेन जो हाइट गेन करता है इट इज ऑन द बेसिस ऑफ बर्नौली इक्वेशन व्हिच इज नन ऑफ अबव, ऑप्शन नंबर डी। नंबर 12, 10 के ए। नंबर 12, ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट्स, 2 पॉइंट मास इज ओबे, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ ओबे कर रहा है। नंबर 13, हेलीकॉप्टर गेन्स, अच्छा सदवालो खबर है, हेलीकॉप्टर गेन हाइट ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट, हेलीकॉप्टर भेज नहीं भेज नहीं, हेलीकॉप्टर पे जो नहीं, हेलीकॉप्टर, चलो ये सवाल भी कहते हैं इस तरह। हाँ मैं भी तो चरसदा का हूँ, चरसदा क्यों, मैं भी। हेलीकॉप्टर गेन्स हाइट ऑन द बेसिस ऑफ न्यूटन थर्ड लॉ। नंबर 14, कूलम्बिक फोर्स बिटवीन एनी 2 पॉइंट चार्ज ओबे न्यूटन थर्ड लॉ, क्योंकि K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर, लीनियर मोमेंटम। एरोप्लेन जो है वो बर्नौली इक्वेशन पे काम करता है और हेलीकॉप्टर जो है वो न्यूटन थर्ड लॉ पे काम करता है, वो बिल्कुल उठता है अपनी जगह से ना। ठीक है ना, ये मिटाओ, न्यूटन थर्ड लॉ हो गया। मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम, टॉपिक नंबर 6। linear momentum. Number 1, the quantity of motion is called momentum, option number C. Number 2, the quantity of motion along a circular path is called angular momentum. Number 3, unit of linear momentum in British system is what, British system का मतलब क्या है, FPS सिस्टम में स्लग मीटर पर सेकंड, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है ना, ये FPS सिस्टम में है, स्लग इज द यूनिट ऑफ मास। नंबर 4, डायरेक्शन ऑफ लीनियर मोमेंटम इज सेम एज द डायरेक्शन ऑफ लीनियर वेलोसिटी, क्योंकि P इज इक्वल टू mv। ठीक है। नंबर 5, पाउंड सेकंड इज द यूनिट ऑफ लीनियर मोमेंटम, पाउंड इज द यूनिट ऑफ फोर्स। ठीक है, तो लीनियर मोमेंटम का भी है और इम्पल्स का भी है, तो इम्पल्स यहाँ पे मौजूद नहीं है, तो लिहाजा हम टेक करेंगे लीनियर मोमेंटम की तरफ। देखो
डेल्टा पी इज इक्वल टू एफ मल्टीप्लाई बाय डेल्टा टी है कि नहीं है? सो एफ का यूनिट क्या है? पाउंड मल्टीप्लाई बाय सेकंड विच इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम। और चेंज इन मोमेंटम किस चीज़ के बराबर है? इम्पल्स। तो इम्पल्स भी आ सकता है। अगर इम्पल्स और मोमेंटम दोनों गिवन हो तो फिर हम टेक करेंगे इम्पल्स की तरफ, अगर बोथ गिवन नहीं है। अगर बोथ, क्योंकि ये तो करेक्ट है फॉर इम्पल्स, क्योंकि मास और वेलोसिटी मोमेंटम का फॉर्मूला तो ये है P इज इक्वल टू एम वी, ठीक है, ये वाला तो नहीं है, ये तो इम्पल्स का है, चेंज इन मोमेंटम का है। अच्छा, नंबर 6, डायमेंशन ऑफ लेंथ एंड मोमेंटम। देखो ये क्या है? किलोग्राम, ये क्या है? मीटर पर सेकंड। तो यहाँ पे आ गया MLT⁻⁻1 डायमेंशन ऑफ लेंथ एंड मोमेंटम। डायमेंशन ऑफ लेंथ मोमेंटम में क्या है? 1 है कि नहीं है? सो ऑप्शन नंबर ए। नंबर 7, रिलेशन बिटवीन फोर्स एंड लीनियर मोमेंटम इज इक्वल टू, ऑप्शन नंबर बी, F इज इक्वल टू डेल एम वी। देखो F इज इक्वल टू डेल पी डिवाइड बाई डेल टी, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? तो इसको हम लिख सकते हैं डेल डिवाइड बाई डेल टी ऑफ एम वी, ऑप्शन नंबर बी। नंबर 8, if the momentum of a body remains same, the force will be what? 0. कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। जब मोमेंटम कांस्टेंट है तो फोर्स क्या होगा? 0 होगा। देखो जब भी इस चीज़ में चेंजेस नहीं आता तो मतलब क्या होगा? फोर्स इज इक्वल टू 0 डिवाइडेड बाई टाइम है कि नहीं है? तो 0 डिवाइड बाई एनीथिंग इज इक्वल टू 0, फोर्स इज इक्वल टू 0। नंबर 9, in order to change the momentum of an object, there must be a force applied, change in time, change in distance, none of above, force applied. Number 10, a 2 Newton force acts on a body. If the momentum of a body is 120 Newton second, the force acts on it what? 60. तो यहाँ पे करें F is equal to del P divided by del T. Number 11, when two bodies are moving with same linear velocity, then the ratio of their momentum is equal to m1 ratio m2. क्योंकि देखो P is directly proportional to mass अगर velocity constant हो, दो bodies है, so P1 divided by P2 बराबर होगा m1 divided by m2. Number 12, when two bodies having equal masses moving with different velocity, then the ratio of their momentum. अब देखो momentum is directly proportional to velocity. अगर masses same हो तो फिर हम कहते हैं P1 divided by P2 is equal to V1 divided by V2. Option number B. Number 13, rate change of linear momentum will give us what? Force. Option number C. Number 14, two cars are moving with equal kinetic energy. The ratio of the linear momentum is equal to what? तो हमें पता है कि F is equal to या del P is equal to, या इस तरह करें, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू P स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2m। तो P स्क्वायर बराबर होगा 2m इनटू काइनेटिक एनर्जी, या P बराबर होगा 2m इनटू काइनेटिक एनर्जी होल अंडर रूट। इसका मतलब P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट m अगर काइनेटिक एनर्जी क्या हो? कांस्टेंट हो। सो P1 डिवाइड बाई P2 इज इक्वल टू m1 डिवाइड बाई m2 होल अंडर रूट। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर सी है। इम्पल्स, टॉपिक नंबर 7, which of the following is true for an isolated system? If external is equal to 0, if internal is equal to 0, if internal is less than if external, या all of above. Option number A, all the external forces equal to 0. ठीक है। Number 2, when a large force is applied for a short interval of time, there is called impulse. Option number C. अगर none of above की जगह both B and C होता तो फिर हम टिक करते थे both B and C की तरफ। Number 3, a body whose momentum is constant must constant what? Velocity. क्योंकि जब मोमेंटम कांस्टेंट है तो हम कहते हैं कि वेलोसिटी कांस्टेंट है, इस वजह से मोमेंटम कांस्टेंट है। मास तो ऑलरेडी कांस्टेंट है ना। अगर वेलोसिटी में चेंजेस आते हैं तो मोमेंटम में चेंजेस आएगा, वेलोसिटी में चेंज नहीं आता तो मोमेंटम में भी चेंजेस नहीं आता। ठीक है, कौन सा है? नंबर 4, F force नहीं, अच्छा, in which of the following cases force may not be required to keep the particle going in a circle, particle going along a straight line, the momentum of the particle constant या acceleration of the particle constant. momentum of the particle constant, जब momentum constant हो तो force क्या होगा? 0 होगा। और यही कहता है कि force तब 0 होगा जब momentum क्या हो? 0 हो। सो ऑप्शन कौन सा है इसमें? ऑप्शन नंबर सी। थर्ड में B।
Number 5, if a force of 250 Newton acts on a body, the momentum acquired is 125 kilogram meter per second. What is the period for which force act on a body? 0.5, 0.2, 0.4, 0.25. So delta T is equal to delta P divided by F से करें. ये मिटाओ. इम्पल्स का फॉर्मूला तो पता है ना, F इज इक्वल टू डेल्टा P डिवाइडेड बाय डेल्टा T. हाँ, तो उस फार्मूले से पहले सॉल्व करें. F इज इक्वल टू डेल्टा P डिवाइड बाय डेल्टा T, तो क्या होगा? डेल्टा T इज इक्वल टू डेल्टा P डिवाइडेड बाय F होगा. अच्छा, नंबर 8, न्यूटन सेकंड इज द यूनिट ऑफ मोमेंटम, इम्पल्स, impulsive force, both A and B. तो both A and B, अगर both A and B की जगह none of above होते तो फिर कौन सा ठीक होता? अगर न्यूटन सेकंड इज द यूनिट ऑफ, अगर ये both A and B की जगह, अच्छा कम वेम देता खुद ज़्यादा एक्सप्लेन कम करना. तो यहाँ पे अगर 8 नंबर में both A and B की जगह none of above होता तो फिर कौन सा होता? तो फिर भी none of above ठीक था. क्यों? क्योंकि न्यूटन जो है ये कैपिटल N से शुरुआत हुआ है, विच इज़ नॉट इन यूनिट. तो ये क्या हुआ है? इट इज़, यहाँ पे कोई नन ऑफ ऑप्शन नहीं है, तो हम टेक करते हैं कि बोथ A and B. नंबर 6, द एरिया अंडर फोर्स टाइम ग्राफ इज इक्वल टू इम्पल्स. ठीक है, या मोमेंटम, लेकिन बेस्ट ऑप्शन कौन सा है? इम्पल्स. नंबर 7, a bar of mass 150 gram start moving with the acceleration of 20 meter per second square. When hit by a force which acts on it for 0.1 second, the impulsive force is what? Impulsive force क्या होगा? So J is equal to या I is equal to F multiplied by delta T या F is equal to I multiplied by delta T से करें. Number 8 हो गया. Number 9, the area under the curve of force and time graph gave us what? Impulse. वही है. In isolated system, impulse is 0. क्यों? All external force is equal to 0. Conservation of momentum. सुशी बस से मंकुरी सुशी दी मंग फला चैप्टर हमने ना ख़त्म करें. माखुल से बदरे चैप्टर है कोमा टाइम से नहीं और मोबाइल नहीं टाइम से नहीं. हाँ 5:39, 20 मिनट और भी बाकी हैं क्लास में. ठीक है ना, 20 मिनट में जितने भी टॉपिक हो गए. अच्छा अच्छा, हाँ सुशी माँ खुश बड़ी 2 घंटों के बजदरी चैप्टर है कोमा दाखिला ये चैप्टर नहीं रहे. असल में इसमें एक्सप्लेनेशन बहुत ज़्यादा है ना, इस वजह से. कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, टॉपिक नंबर 8. टॉपिक नंबर 9, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम. कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में क्या है? नंबर 1, the motion of a rocket is based on principle of conservation of linear momentum, option C. Number 2, an aircraft is moving with velocity of 30 meter per second. If all the forces acting on it are balanced, then it still move with the same velocity. It will move just floating on the same point in space. It will fall down instantaneously, yet it will lose its velocity gradually. Option number क्या कहता है? Aircraft is moving with velocity, this one. If all the forces are acting on equal, तो फिर ये बिल्कुल अपनी स्पीड के साथ जाएगा कांस्टेंट. ऑप्शन नंबर A. ठीक है ना, तमाम फोर्सेस में क्या होता है? इक्वल नहीं होते एयरक्राफ्ट पे, जो टर्मिनल वेलोसिटी भी हम कह सकते हैं. नंबर 3, रॉकेट इंजन लिफ्ट अ रॉकेट फ्रॉम द अर्थ सरफेस बिकॉज हॉट गैसेस विद हाई वेलोसिटी push against the earth, push against the air, react against the rocket and push it up, या heat up the air which lift the rocket. ऑप्शन नंबर C. ये अगेंस्ट क्या होते हैं? रिएक्शन करते कि नहीं करते, और उसके वजह से ये ऊपर जाते हैं. या रॉकेट को छोड़ो, ये गुब्बारा ले ले, इसको हवा से भरे, फिर इसको छोड़े तो हवा बाहर निकलेगा और ये बिल्कुल जाएगा ऊपर, मोशन करेगा. Number 4, a man fire a bullet of mass 200 gram at a speed of 5 meter per second. The gun is of 1 kg mass. By what velocity the gun rebound backward? देखो, so initial momentum, final momentum is equal to initial momentum.
तो हम लिखते हैं मास ऑफ बुलेट, वेलोसिटी ऑफ बुलेट, मास ऑफ गन, वेलोसिटी ऑफ गन। वेलोसिटी ऑफ गन मालूम करना है तो इसमें वैल्यू पुट करें, ठीक है। इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। अच्छा, नंबर 7, अ बुलेट मास 10 ग्राम इज फाइट। अच्छा, नंबर 5, द मोमेंट ऑफ अ सिस्टम इज कंजर्व always, never, in the absence of external forces on the system, yeah, none of above. Option number C. In the absence of external forces, the momentum of a system is what? Conserved. Number 6, a body of mass 0.25 kg is projected with muzzle velocity of 1100 meter per second from a tank of mass 100 kg. What is the recoil velocity of the tank? यही फार्मूला है, ठीक है। Pi is equal to Pf, M1 V1 is equal to M2 V2, V2 फार्मूला मालूम करें, V2 का वैल्यू मालूम करें। नंबर 7B सेम है। A bullet mass 10 gram is fired from a gun of mass 1 kg. If the recoil velocity is 5 meter per second, the velocity of the muzzle is what? जो भी आता है इस फार्मूले से करें। नंबर 8, a rocket can go vertically upward in the earth atmosphere because it is a lighter than air of gravitational pull of the sun. It has a fan which displaces more air per unit time the weight of the force exerted the rocket by gas ejected by it. Option number D. Second last topic of the chapter, that is collision. Now the last two topics is very important. Collision and projectile motion. ये बहुत ज़्यादा important है, ठीक है। तो collision में नंबर फर्स्ट है क्या? When two or more than two bodies comes close to each other and there are some sort interaction between them is called collision. इसको हम collision कहते हैं। The collision between two electron is what? Indirect collision between, क्योंकि ये फिजिकली एक दूसरे को टच नहीं करते, ये फील्ड टू फील्ड कोलिजन भी है और इनडायरेक्ट कोलिजन भी है। सो ऑप्शन नंबर कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी है। Number 3, a type of collision in which momentum and kinetic energy remain conserved is called elastic collision. Number 4, collision between gas molecule is example of collision between gas molecule is the example of oblique collision. Number 5, a type of collision in which the colliding bodies change their path after collision, that type of call is what? Oblique collision. Oblique collision में आप अपना path क्या करते हैं? Change करते हैं। Number 6, elastic collision involve no gain, no loss of energy. Number 7, a body of mass m having initial velocity v. हाँ, Number 7, a body of mass m having initial velocity v making a head-on collision with a stationary mass m. After collision of the body mass m come to rest and only the body of mass m move. There will happen only when both masses are same. Option number C, capital M बराबर हो small m के। Number 8, two bodies A and B of equal masses moving with velocity of 10 meter per second, f meter per second collide head-on elastically with each other. What will be the velocity of B after collision? देखो B का velocity पहले कितना था? 5, masses same है, after collision velocity exchange होता है तो वो कितना बनेगा? 10 बनेगा। ऑप्शन नंबर बी। नंबर 9, two bodies x and y having equal masses, x is at rest and y collide with body x. After collision velocity of body y is what? 0. क्यों? क्योंकि ये एक्सचेंज होगा, y रेस्ट में आएगा, x मूव होगा, ठीक है। तो y रेस्ट में है तो बिकम 0। नंबर 10, when two bodies are moving in opposite direction, mass first body is greater than mass second body collide with each other. After collision velocity of first body is what? v1, ठीक है। नाउ द लास्ट टॉपिक ऑफ द चैप्टर करवा दूँ क्या? नहीं, सोच में हो गई। फर्स्ट डे है आप लोगों का, सोच लें, करवा दूँ, ठीक है। अच्छा, अगर कल का क्लास में ले लूँ 3:30 पे तो कैसा लगेगा? 3:30 सही है? सही है? 3:30 सही है? 3:30 सही है। प्रोजेक्टाइल मोशन, लास्ट टॉपिक ऑफ द चैप्टर।
नंबर फर्स्ट, एन ऑब्जेक्ट, अच्छा ये इसमें एमसीक्यूज भी ज़्यादा है और ये इंपॉर्टेंट भी है। एन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन इन द एयर विद इनिशियल वेलोसिटी इन आर्बिट्री डायरेक्शन एंड देन अलाउड टू मूव अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी इज कॉल्ड, क्या होगा? प्रोजेक्टाइल होगा, उस बॉडी को हम प्रोजेक्टाइल कहते हैं। नंबर 2, a body is projected with velocity with speed v at an angle greater than 0 less than 90 is called प्रोजेक्टाइल, उसको भी हम प्रोजेक्टाइल कहते हैं। ये कंडीशन है प्रोजेक्टाइल मोशन का। नंबर 3, वर्टिकल वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल इट्स मैक्सिमम हाइट इज व्हाट? मिनिमम। मिनिमम ये x ये y, यहाँ पे बिल्कुल हाइट पे वेलोसिटी होता है सिर्फ vx कंपोनेंट, तो vx कंपोनेंट है तो मिनिमम होगा ना, vy 0 है। अच्छा vy के, अच्छा तो वर्टिकल वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल इट्स मैक्सिमम हाइट इज 0, vy क्या होता है यहाँ पे 0, एक कंपोनेंट है, कौन सा? vx कंपोनेंट है, तो यहाँ पे क्या कौन सा ऑप्शन है? 0। नंबर 4, a projectile is projected with initial velocity of 200 meter per second, makes an angle 60 degree, the horizontal component of velocity at maximum height is what? देखो, so vi बराबर है vi cos of theta। क्या मांग रहा है? इनिशियल वेलोसिटी मांग रहा है, ठीक है। तो इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पे गिवन है, vi कितना है? 200 है, cos कितना है? 60 डिग्री है, cos 60 1/2 के बराबर है, यहाँ पे आ जाएगा 100। नंबर 5, प्रोजेक्टाइल मोशन गवर्न बाय वन फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स। नंबर 6, अ प्रोजेक्टाइल is projected at 150 meter per second at the angle of 30 degree at vertical axis. The horizontal distance covered by a projectile in 5 seconds, तो horizontal distance covered by a projectile vi cos of theta multiply by t से करें, और एंगल कौन सा पुट करना है? 60 डिग्री। क्यों? क्योंकि वर्टिकल के साथ बनाता है 30, तो हॉरिजॉन्टल के साथ बनाएगा 60 डिग्री। इनिशियल वेलोसिटी गिवन है, कितना है? 150 मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय टाइम कितना है? 5 सेकंड है। इसमें वैल्यू पुट करें 375, आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए। एमसीक्यू नंबर 7, a projectile is projected at 100 meter per second at an angle of 30 degree with y-axis. The vertical distance traveled by projectile in 10 seconds is what? तो वर्टिकल डिस्टेंस कवर करें तो ये आएगा y इज इक्वल टू वी आई कॉस ऑफ थीटा मल्टीप्लाई बाई टी माइनस 1/2 जी एन टू टी स्क्वायर। इसमें वैल्यू पुट करें, आंसर आ जाएगा 0। नंबर 8, अच्छा इसको सॉल्व करें, 0 आता है, ठीक है ना, कैलकुलेशन एहतियात से करें, सिर्फ वैल्यू पुट करना है बस। नंबर 8, a projectile is projected at 10 meter per second, cover a horizontal distance 50 meter in 5 seconds. How much angle covered by a projectile? So projectile is projected at 10 meter per second, cover horizontal distance, horizontal distance. So ये वाला फार्मूला इस्तेमाल करें, टाइम मालूम करना है, तो यहाँ पे ये MCQ नंबर कौन सा है? 8। So x divided by t vit is equal to cos of theta। एंगल मालूम करें, इसे मालूम करें, जो भी आता है। नंबर 9, a projectile is projected at angle of 60 degree, covered 30 meter horizontal distance at 10 meter per second। टाइम मालूम करना है तो इसी से मालूम करें, ठीक है। t वहाँ पे जाएगा, सो t इज इक्वल टू x डिवाइडेड बाई वी आई कॉस ऑफ थीटा। ऑलरेडी करवा चुका हूँ ये सारे फार्मूलेज। नंबर 10, द पाथ फॉलोड बाय अ प्रोजेक्टाइल इज कॉल्ड ट्रैजेक्टरी। नंबर 11, द वर्टिकल वेलोसिटी कवर्ड बाय प्रोजेक्टाइल एट 45 डिग्री क्या होगा? 0.0707। ये मिटाओ, 0.707, ये मिटाओ। एमसीक्यू नंबर कौन सा है? एमसीक्यू नंबर 11 हो गया ना। 12, the instantaneous momentum of a projectile at point of impact is 10 Newton second. At point of projection is what? Instantaneous momentum। तो आप लोगों को फार्मूला का पता है, PS is equal to PP cos of theta। मांग रहा है PP मांग रहा है, तो PP बराबर है PS डिवाइड बाई cos of theta। PS कितना है? अच्छा पॉइंट ऑफ इम्पैक्ट पे है,
पॉइंट ऑफ इम्पैक्ट पे क्या है, सेम, क्योंकि पी एस इज इक्वल टू पी पी या पी एस इज इक्वल टू पी टी कॉज ऑफ थीटा। तो पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन और पॉइंट ऑफ इम्पैक्ट पे क्या है, सेम। तो 10 किलोग्राम मीटर पर सेकंड, ऑप्शन नंबर सी। Number 13, the ratio of momentum at point of projection to point of target is what? Unity. 1 आता है। पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन और पॉइंट ऑफ टारगेट पे मोमेंटम सेम है, ठीक है। पी एस इज सॉरी पी पी बराबर है पी टी के और पी टी बराबर है किस चीज़ की, एम वी के बराबर है। जब दोनों डिवाइड करें, पी पी डिवाइड बाई पी टी इज इक्वल टू 1 या पी टी डिवाइड बाई पी पी ये बराबर है 1 के। Number 14, the ratio of momentum at point of target to point of peak point is known as what? ये क्या होगा, cos inverse होगा, क्योंकि देखो पी एस इज इक्वल टू पी टी टारगेट मांग रहा है, cos ऑफ थीटा कहता है पी टी डिवाइडेड बाई पी एस बराबर होगा 1 ओवर cos ऑफ थीटा या cos ऑफ इनवर्स ऑफ थीटा। ऑप्शन नंबर बी। Number 15, the momentum at point of summit is 50 kilogram meter per second x 60 degree. What will the momentum at point of target? ये चीज़ मांग रहा है, ये वाला। तो ऐसे हम कर सकते हैं कि पी टी किस चीज़ के बराबर होगा, पी टी बराबर होगा पी एस डिवाइडेड बाई कॉस ऑफ थीटा। पी एस कितना है, पी एस कितना है 50 किलोग्राम मीटर पर सेकंड। तो ये 50 और ये 60 पे आ जाएगा, कॉस ऑफ 60 बराबर है 1/2 का, ये 2 पर हो जाएगा, ये आ जाएगा 100। 100 ऑप्शन मौजूद है, ऑप्शन नंबर सी जी। 14 की बी, कॉस ऑफ इनवर्स थीटा। नंबर 16, द मोमेंटम एट पॉइंट ऑफ इम्पैक्ट इज √3 एट 30 डिग्री। मोमेंटम एट पॉइंट ऑफ सबमिट क्या होगा, तो पी एस इज इक्वल टू पी पी कॉस ऑफ थीटा फार्मूला इस्तेमाल करें, ठीक है। इसी के साथ लेके पी एस इज इक्वल टू पी पी डिवाइड पी पी इंटू कॉज ऑफ थीटा। सोल्यूशन भी होने नشغل زوم مثال بس السوليوشن تجي شو هي. Number 17, the ratio of momentum of summit to target an angle of 45 degree is what? 0.707, क्योंकि cos 45 बराबर है 0.707 के बराबर है। 18, the ratio of momentum of point of projection to point of target, sorry, point of projection to point of summit at 60 degree। देखो पी एस इज इक्वल टू पी पी एन टू कॉस ऑफ 60। कॉस ऑफ 60 बराबर है किस चीज़ के, 1/2 के बराबर है, ठीक है। ये मांग रहा है पी पी डिवाइड बाई पी एस, तो ये 2 यहाँ पे आ जाएगा 2:1। ऑप्शन नंबर डी। Number 19, the ratio of maximum height of a projectile at surface of earth to surface of moon is what? Maximum height। देखो h is inversely proportional to g, ये हो गया। सो एच एम बराबर होगा 6 टाइम ऑफ एच ई। सो एच एम डिवाइड बाई एच ई ये बराबर है 6 की, या एच ई डिवाइड बाई एच एम बराबर है 1/6 की। तो इसमें कौन सा है, ए 1:6। Number 20, if the initial velocity of projectile is double, keeping the other projection is same, अच्छा height of a projection will be what? 4 टाइम होगा। तो यहाँ पे है none of above, क्योंकि h is directly proportional to v square। जब ये डबल होगा तो ये 4 टाइम होगा, और इसमें एक भी मौजूद नहीं है। Number 21, two projectile is projected with the same velocities at angle of 45 and 30 degree respectively. Ratio of their height is what? So h35 and h45। ये मिटाओ। सो ऑप्शन यहाँ पे होगा h45 डिग्री एंड h30 डिग्री। h45 तो साइन ऑफ 45 डिग्री एंड साइन ऑफ 30 डिग्री। साइन ऑफ 45 बराबर है 1 ओवर √2 और साइन ऑफ 30 ये बराबर है, तो ये होगा 2 डिवाइड बाई √2 होगा। s2 को मैं लिख सकता हूँ √2 मल्टीप्लाई बाई √2 लिख सकता हूँ, क्योंकि √2 मल्टीप्लाई बाई √2 से क्या आता है, 2 ही आता है, ठीक है। सो एक इसके साथ ख़त्म हो जाएगा, √2 इसका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी। Number 22, the shape of trajectory is parabola। चिदाम चले ना वर्जी करना बद हल बवी। Which of the following is correct? एक भी इसमें करेक्ट नहीं है, ठीक है। 23 में एक भी करेक्ट नहीं है। 8h डिवाइडेड बाई जी राजी, और देखिए योम निश्तरे
ठीक शो टी स्क्वायर इज इक्वल टू ए डिवाइडेड बाय जी इनटू एच और कने पहले ने टिकवल गवाड़ाई नो 2 थी वो खत्म कर दिया नंबर 24 एट 45 डिग्री द हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल इज इक्वल टू 45 डिग्री देखो 45 डिग्री पे क्या होता है r इज इक्वल टू 4h तो h इज इक्वल टू r डिवाइड बाई 4 मतलब ये 1/4 टाइम ऑफ r बराबर होता है ठीक है ना तो लिखल निकलने के 16 हाँ संगा नोर बस हुआ लिखी अच्छा मज़ा दूर बस थे 24 तक क्योंकि इसमें बहुत सारे MCQs और भी हैं ठीक है जनरल अच्छा आज आप लोग इस तरह करें कि जाके बुक्स तो सबके पास है जनरल MCQs और इसमें सेल्फ असेसमेंट टेस्ट है तो कोशिश करें कि सेल्फ असेसमेंट टेस्ट को आज ही सॉल्व करें क्योंकि आप लोगों का 99% चैप्टर कवर हो गया ठीक है तो 99% चैप्टर जब कवर हो गया तो इस चैप्टर का जो सेल्फ असेसमेंट टेस्ट है वो सॉल्व करें मैं कल डिस्कस करूंगा तो आप लोगों के लिए क्या होगा आसानी होगा और दूसरी बात ये कि आप लोगों को अपनी गलती का पता भी लग जाएगा कि चैप्टर नंबर 3 में मेरे कहाँ पर गलतियाँ हैं और कमी है ठीक है थैंक यू सो मच।